कभी कभार सब कुछ कहने के बावजूद कुछ बातें रह जाती हैं और वो बातें वक्त के साथ पुख्ता होकर एक दिन जुबान पर आ ही जाती हैं। नहीं अब्बू, मुझे आपकी बैसाखी की जरूरत नहीं। अदनान के इन अल्फाज ने जैसे पूरे घर में सन्नाटा सा तारी कर दिया। किसी ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि याकूब साहब का सबसे छोटा, सबसे लाडला बेटा उनके सामने इतनी बड़ी बात कर देगा। अब्बू, आप मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस रास्ते पर क्यों ले जा रहे हैं जो आपको पसंद है? मेरी मर्जी, मेरी चाहत, क्या उसका कोई मकाम नहीं? चुप हो जा बेवकूफ। बड़े भैया ने उसके कान में धीरे से गुराया। आज तक किसी ने अब्बू से ऐसी बात करने की जुर्रत नहीं की। नहीं भैया, अदनान ने आंखों में रोशनी लिए कहा, अगर मेरी बात गलत लगे तो आप खुद कह देना। वाह मेरे लाल, तेरी जबान तो जैसे गुड़ में भीगी हुई है। मजले भैया ने हंसकर कहा, लेकिन उनकी आवाज में थोड़ा सा कड़वाहट भी छिपी थी। ये पहला मौका था जब याकूब साहब ने सबको जमा करके किसी बच्चे के मुस्तकबिल पर बात की थी, वरना हमेशा उनके फैसले पत्थर की लकीर होते थे। जो वो कह देते बस वही आखिरी होता। चंद दिन पहले स्कूल में 10वीं जमात के तलबा के वालिदैन के लिए एक मीटिंग हुई थी, जिसमें करियर प्लानिंग के हवाले से कई अहम नुकात पर रोशनी डाली गई। याकूब साहब ने पहली बार महसूस किया था कि सबसे छोटे बेटे के मुस्तकबिल के लिए बाकियों से मशवरा लेना चाहिए, इसीलिए आज ये सब बैठक हुई थी। थोड़ी देर बातचीत चलती रही, फिर अचानक याकूब साहब बोले, अदनान को भी बड़े भाई की तरह डॉक्टर बनाना है। ये बात सुनकर सब चौंक गए, मगर हैरत की बात ये थी कि अदनान की बदतमीजी पर याकूब साहब नाराज नहीं हुए, बल्कि चुप हो गए, जैसे उसका एक एक लफ्ज दिल में तीर बनकर उतर गया हो। रेहान बेगम ने खामोशी तोड़ी। अदनान, तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ अम्मी, मुझे अपनी बात कहने दें, उसके बाद फैसला आप करें। कहो बेटा, मगर याद रखो, तुम्हारे दोनों भाइयों के बारे में फैसला मैंने ही किया था और वो आज अपने मैदान में कामयाब माने जाते हैं। अबू, अगर मेरी बातें कड़वी लगें तो मैं आपके कदमों में गिर कर माफी मांग लूंगा, मगर बराहे करम मुझे अपनी बात कहने दीजिए। बेगम, शरबत मंगवा लो सबके लिए, फिर सुकून से बात करेंगे, याकूब साहब ने कहा। उनके लहजे में खिलाफे मामूल नरमी थी। अदनान बोला, हमारे स्कूल में एक लेक्चरर आए थे। उन्होंने कहा कि अब बच्चों के मुस्तकबिल के फैसले सिर्फ वालिदैन का काम नहीं, बच्चों को भी शामिल करना चाहिए। बोले जा भैया, आज तो तेरे दिन हैं। मंझले भाई ने चुटकी ली। वो एक मशहूर शायर और कामयाब डॉक्टर थे। अदनान उनकी तरफ घूमा, लेकिन वो हंसकर बोले, अब्बू की तरफ देखकर बात कर भैया। अब्बू, आपने कभी सोचा भैया इतने अच्छे शायर क्यों हैं? उन्होंने मुझे खुद बताया कि वो बचपन से ही अदीब बनना चाहते थे, मगर आप चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। वो दाखिला इम्तिहान में फेल हो गए तो आपने मोटी फीस भरकर एक निजी कॉलेज में दाखिला दिलवाया। उन्होंने बमुश्किल एक डिग्री ली और फिर आपने उनके लिए एक अस्पताल बना दिया जो आज मशहूर है, मगर उनकी वजह से नहीं, बल्कि वहाँ के दूसरे माहिर डॉक्टरों की वजह से। मंझले भैया ने हंसते हुए कहा, मगर मैं भी आलमी सतह पर मशहूर शायर हूँ। याकूब साहब मुस्कुराए, मगर उनकी हंसी में खोखलापन था। रेहान बेगम ने नरमी से कहा, अदनान, हम ये नहीं कह रहे कि तुम्हारे अब्बू के फैसले गलत होते हैं। अम्मी, उनके फैसले गलत नहीं थे क्योंकि उस वक्त ऐसे मशवरे आम नहीं थे, लेकिन आजकल बेदारी आ चुकी है। आज वालिदैन को नए तरीकों पर भी गौर करना होगा। याकूब साहब ने कहा, तो तुम कहना क्या चाहते हो? अब्बू, मैं भी इंजीनियर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर नहीं। पहले आप मेरी प्रोफेशनल काउंसलिंग करवा लीजिए, मेरे उस्ताद से भी राय ले लीजिए। आप सबने मुझे हमेशा मशीनें खोलते जोड़ते देखा है, यही मेरा शौक है। हाँ, कुछ दिन पहले तो तुमने पुराना पंखा खोलकर दोबारा बना दिया था। रेहान बेगम ने हंसते हुए कहा, अब्बू, स्कूल में एक सर आए थे काउंसलिंग के लिए। मेरा एक दोस्त जो बहुत गरीब है, सर ने उसके वालिद से कहा कि तुम्हारा बेटा कंप्यूटर इंजीनियर बन सकता है और वो पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहता है। उसके अब्बू ने हामी भर ली। अमेरिका पढ़ाई के लिए? बड़े भैया हैरान हुए। जी, क्योंकि सर ने बताया कि ज़हीन और मेहनती बच्चों को हुकूमत और कई इदारे स्कॉलरशिप देते हैं ताकि वो दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ाई कर सकें और वालिदैन को एक पैसा खर्च न करना पड़े। मुझे तो इन बातों का इल्म ही न था, याकूब साहब ने सादगी से कहा। ये अच्छी बात है कि अब स्कूलों में ही रहनुमाई हो रही है। अब लगता है ज़हीन बच्चों का मुस्तकबिल ज़ाया नहीं होता। मगर बेटा, तुमने बैसाखी का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया था? अब्बू, माफ कीजिएगा, मगर हमारे स्कूल के काउंसलर ने समझाया था कि जब हम किसी और की ख्वाहिश पर अपनी मर्जी के खिलाफ
किसी करियर को चुनते हैं तो हमें सारी जिंदगी अंदर से टूटे हुए सहारे के साथ जीना पड़ता है। तब वो करियर हमारे लिए बैसाखी बन जाता है और हम कभी मुकम्मल नहीं हो पाते। अगर आपने कभी किसी बेटे को अपने ख्वाबों के लिए खड़े होते देखा हो या कभी खुद अपने दिल की आवाज को दबाया हो तो बस ये वीडियो किसी और के दिल तक भी जरूर पहुंचा दीजिए। शायद किसी अदनान को उसकी आवाज और किसी अब्बू को नए ख्वाब सुनने का हौसला मिल जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिनके फैसले दूसरों ने किए, और सब्सक्राइब करें अगर आप भी यकीन रखते हैं कि जिंदगी बैसाखियों से नहीं अपने कदमों पर चलकर जीती जाती है।